नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल VS अड्डा पे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे केंद्रीय बजट 2025-26। 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने संसद में केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया। उन्होंने प्रसिद्ध तेलुगु कवि और नाटककार श्री गुरजादा अप्पा राव की प्रसिद्ध कहावत को उद्धृत करते हुए बजट पेश किया। एक देश सिर्फ उसकी मिट्टी से नहीं बल्कि देश उनके लोगों से है। बहुत बढ़िया बात बोले। और इस बार का जो थीम रहा है, बजट का विषय था सबका विकास। मैं लिख देता हूँ, सबका विकास, सबका विकास। इस बार का जो बजट का थीम है वो है आपका सबका विकास थीम। ठीक है। और इस साल का जो बजट है वो किन किन चीज़ों पे ज़्यादा है, तो गरीबी, गरीब पे बोले तो आपका पोवर्टी, पोवर्टी पे हो गया। फिर आपका नारी बोले तो वुमेन एम्पावरमेंट पे हो गया। और अन्नदाता बोले तो फार्मर पे हो गया। और यूथ बोले तो युवा पे हो गया। तो इस बार का जो खास करके जो बजट आया है, इन 4 चीज़ों पे ज़्यादा फोकस्ड किया गया है, आपका गरीबी पे, नारी पे, अन्नदाता पे और यूथ पे। ठीक है, तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं। ठीक है। और सिद्धांत, वित्त मंत्री ने विकसित भारत के व्यापक सिद्धांतों को रेखांकित किया है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं: शून्य गरीबी, 100% अच्छी गुणवत्ता वाली स्कूली शिक्षा, बेहतरीन सस्ती और सर्व सुलभ स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच, 100% कुशल श्रमिक जिनके पास सार्थक रोजगार हो, आर्थिक गतिविधियों में 70% महिलाएं और हमारे देश को फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाने वाले किसान। ठीक है। तो अभी ये जो हम लाए हैं आपके सामने, ये आपका समरी है। मैं बता दे रहा हूँ, मैं 2 घंटे का आपके लिए वीडियो बिल्कुल नहीं बनाने वाला हूँ। ये जो है आपका बहुत ही शॉर्ट में, संक्षिप्त में बताने वाला हूँ, उतना ही जो कि एग्जाम में पूछा जाए। ठीक है। जितना एग्जाम में पूछा जाएगा उतना ही हम आपको बताएंगे। ठीक है। तो अन्नदाता से रिलेटेड क्या क्या है, तो आपका KCC हो गया, कॉटन प्रोडक्टिविटी हो गया, मखाना बोर्ड हो गया, आत्मनिर्भरता इन पल्सेस हो गया, हाई यील्डिंग सीड्स हो गया। अभी इसके बारे में हम आगे और डिटेल में बताएंगे। अभी मैं आपको एक रिव्यू दे दे रहा हूँ। फिर जल जीवन मिशन के तहत स्वामी फंड 2 हो गया, उड़ान हो गया, जीन बैंक हो गया और एसेट मोनेटाइजेशन प्लान हो गया। ठीक है। इनकम टैक्स की अगर बात करें तो नो इनकम टैक्स टिल 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। इसमें हम क्या क्या बात करेंगे, तो ज्ञान भारतम मिशन के बारे में बात करेंगे, भारत ट्रेड नेट के बारे में बात करेंगे, FDI की लिमिट क्या है वो बात करेंगे और नाफिड की बात करेंगे। ठीक है। तो चलिए अभी हम समरी ऑफ द बजट 2025 का देखते हैं। उड़ान स्कीम जो अभी मैं आपको बता रहा था, तो उड़ान स्कीम का मतलब क्या है, उड़ान, उड़ान जो आप देखते हो, उड़ान, उड़ान। ठीक है। उड़ान मतलब क्या है, उड़े देश का आम नागरिक। इसका क्या है, उड़े देश का आम नागरिक। ठीक है। ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, इन्हांस रीजनल एयर कनेक्टिविटी एंड मेक एयर ट्रेवल अफोर्डेबल। जो रीजनल, मान के चलो कि आपको पटना से गया जाना है या रांची से आपको इलाहाबाद जाना है, तो लोकल टू लोकल कनेक्टिविटी बनाने के लिए भी ये किया गया। ठीक है। न्यू डेवलपमेंट बजट 2025-26 में क्या है, तो 120 न्यू डेस्टिनेशन टू बी एडेड, मतलब 120 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एयरपोर्ट इन टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज। टायर 1 सिटीज जो मेट्रो सिटी में आते हैं, टायर 2, 3 में जो है छोटे छोटे एयरपोर्ट बनाने का किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्वामी फंड। स्वामी फंड क्या है, तो फिक्सेस स्टैक हाउसिंग प्रोजेक्ट रिवाइजेज द रियल एस्टेट सेक्टर। जैसे कहने का मतलब हुआ कि मान को चलो कि आपने एक घर बनाया। ठीक है। आपने 10 स्टोरी बिल्डिंग बनाने का काम स्टार्ट किया था, लेकिन आपका किसी कारणवश 5 स्टोरी बन पाया। ठीक है। और बहुत सारे आम नागरिक लोग क्या है कि उसमें फ्लैट बुक कर लिए, फ्लैट तो बुक कर लिए, ठीक है, लेकिन उनका तो पैसा चला गया और बन तो पाया नहीं। तो ऐसे लोगों को, रियल एस्टेट वाले को गवर्नमेंट है जो सपोर्ट करेगी ताकि इनका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो और आम नागरिक जो फ्लैट खरीदे हैं उनको ये मिल जाए। ठीक है। बेनिफिट मिडिल क्लास होम बायर्स, डिलीवर अफोर्डेबल हाउसिंग। ठीक है। दिस विल प्रोवाइड रिलीफ टू होम बायर्स हुज अपार्टमेंट हैव बीन डिलेड फॉर ईयर्स इन द कंट्री। ठीक है। नेक्स्ट है आपका जीन बैंक। अब बात करते हैं जीन बैंक है क्या सर। ठीक है। तो बायोलॉजिकल स्टोरेज सिस्टम डेट प्रिजर्व क्रॉप जर्म प्लाज्म सीड हो गया, प्लांट टिश्यू हो गया। एक तरह से क्या है, एक बायोलॉजिकल स्टोरेज है। एक क्या है, एक बायोलॉजिकल स्टोरेज है जिसमें क्या क्या स्टोर किया जाता है, जैसे आपका सीड हो गया, प्लांट का टिश्यू हो गया, जीन हो गया। ठीक है। न्यू इनिशिएटिव क्या लिया गया है, तो सेकेंड जीन बैंक टू बी सेटअप इन इंडिया। दूसरा जीन बैंक सेटअप किया जाएगा इंडिया में।
अभी जो ऑलरेडी जो जीन बैंक है, अब आपके मन में चलेगा कि सर ये बताओ सेकेंड जीन बैंक तो सेटअप किया जाएगा, फर्स्ट जीन बैंक कौन सा था? तो देखो, नेशनल जीन बैंक जो कि 1996 में मैनेज्ड बाई आईसीआर के द्वारा मैनेज होता है, एंड एनबीपीजीआर नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज न्यू दिल्ली है। कहाँ पे है पहला जीन बैंक? कहाँ पे है? तो सर आपका न्यू दिल्ली में है। और दूसरा इस बार बजट में बोला गया है कि न्यू जीन बैंक सेटअप किया जाएगा, ठीक है। अब आते हैं भारत ट्रेड नेट। भारत ट्रेड नेट क्या है सर? तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो डिजिटल ट्रेड डॉक्यूमेंटेशन एंड फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म। अगर अभी क्या है, जैसे डिजिटल इंडिया बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है, ठीक है, ई कॉमर्स बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है, तो उन सभी को डिजिटल ट्रेड डॉक्यूमेंटेशन देना, लाइसेंस प्रदान करना, उनको फाइनेंशियल जो स्टार्टअप ले रहे हैं उनको मदद करना। की फीचर क्या है? तो ए यूनिफाइड पोर्टल फॉर ऑल ट्रेड रिलेटेड पेपर वर्क से रिलेटेड जो भी है उसके लिए ईजियर एक्सेस टू एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग। सपोज आपको यहाँ से विदेश भेजना है, तो बहुत पहले होता था कि क्या करे क्या नहीं करे, तो सब कुछ आपको भारत ट्रेड नेट से मदद मिलेगा। आखिर ये चर्चा में क्यों है? वाई? बिकॉज ये क्या करता है, रिड्यूसेस एक्सपोर्ट क्लियरेंस टाइम। पहले क्या था कि जैसे आपको यहाँ से अमेरिका भेजना है तो महीना 2 महीना लगता था आइटम भेजने में, ठीक है। अब क्या है कि बहुत कम समय में आपको पहुँच जाएगा। हेल्प एमएसएमई इंटीग्रेट विद ग्लोबल सप्लाई चेन। जो स्मॉल, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल वाला जो है आपका, जो लघु लघु जिसको बोलते हैं लघु, जैसे छोटा छोटा ग्रामीण हो गया या फिर छोटा छोटा सिटीज़ में जो छोटे छोटे व्यापार है, उन सभी को ग्लोबल सप्लाई चेन में जोड़ने के लिए भारत ट्रेड नेट बहुत फायदा है। अभी जो एएफआई, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एआईएफआई का मतलब क्या होता है? ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अभी तक इंडिया में कुल कितने थे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन? तो देखो, नाफिड स्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट इंडिया इन अप्रैल 2021 इज द नेशन फिफ्थ एफ। अभी तक अपने पास कितना था? फोर्थ एएफआई था, ठीक है। और ये जो आपका नाफिड है ये आपका कैमा बन गया है सर, तो ये आपका फिफ्थ एएफआई बन गया है। कैमा बन गया है सर आपका, ये फिफ्थ एएफआई बन गया है। इसका अब थोड़ा बात करते हैं। तो इट इज ए स्पेशलाइज्ड डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच प्रोड्यूसेस लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग। लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग को ये स्पेशलाइज करता है। इट इज रेगुलेटेड बाय द रिजर्व बैंक। देखो क्वेश्चन यहाँ से आता है, जो भी अगर यूपीएससी का एग्जाम दे रहे होंगे या बीपीएससी का, तो यहीं से आता है कि नेफिड जो है किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है? तो सर ये रेगुलेट किया जाता है आरबीआई के द्वारा, ठीक है। द अदर 4 एनएफआई इन इंडिया, जो इसके अलावा जो 4 एनएफआई थे कौन कौन थे सर? तो आपका नाबार्ड सुने होंगे, नाबार्ड यही है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। फिर आपका एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक। स्मॉल इंडस्ट्रियल जो आपका सिडबी था, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। फिर आपका एग्जिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अभी हम क्या देखें, इसमें से हम क्या क्या देखें? तो उड़ान देखें आम नागरिक के लिए, फिर आपका जीन बैंक देखें जो कि दूसरा इस बार स्टैब्लिश किया जाएगा, फिर भारत ट्रेड नेट देखें, फिर आपका स्वामी फंड देखें, फिर आपका नेफिड देखें, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं थोड़ा इस पे केसीसी। अब हम किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी क्या है सर? ये किसान क्रेडिट कार्ड, ठीक है। लॉन्च इन 1998 में लॉन्च हुआ था टू प्रोवाइड शॉर्ट टर्म क्रेडिट टू फार्मर्स। जैसे आपको अब बड़ा गाड़ी लेना, ट्रक लेना है, बहुत बड़ा हार्वेस्टर लेना, तो उसके लिए नहीं देगा आपको, तो छोटा छोटा स्मॉल टर्म क्रेडिट, छोटा मोटा जो लोन होता है वो प्रोवाइड करता था केसीसी के थ्रू, ठीक है। तो इजी एक्सेस टू वर्किंग कैपिटल फॉर एग्रीकल्चर, फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री। अगर आपको पशुपालन करना है, मछली पालन करना है या खेती के लिए, तो आपको शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करती है, किसके थ्रू? तो केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कॉटन की। बहुत गर्व के साथ बताते हुए अच्छा लग रहा है कि इंडिया इज द फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन आफ्टर यूएसए, सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर आफ्टर यूएसए, ठीक है। फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर पूरे वर्ल्ड में कौन है कॉटन का सर? वो इंडिया है। और सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है आफ्टर यूएसए। सबसे ज़्यादा एक्सपोर्टर कौन है? नंबर 1 पे यूएसए है, सेकेंड में कौन है? इंडिया है। और एग्जाम में आता है कि बताइए कि कॉटन क्या है? तो सर ये खरीफ क्रॉप है। कौन सा क्रॉप है सर? ये आपका ये खरीफ क्रॉप है। अब इसका आइडियल कंडीशन क्या है? अगर कॉटन आपको मान के चलो प्रोडक्शन करना है तो इसके लिए क्या चाहिए? तो क्लाइमेट कैसा होना चाहिए? तो हाई टेम्परेचर, बोले तो 31 से 30 डिग्री टेम्परेचर, इतना इसका सेल्सियस होना चाहिए। फिर ब्राइट सनशाइन होना चाहिए। सॉइल में कौन सा होना चाहिए? ब्लैक सॉइल होना चाहिए, जिसको कि रेगर सॉइल बोलते हैं। रेनफॉल इसको कितना चाहिए सर? तो 50 से 100 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए। मॉडरेट बट
वाटर लॉगिंग हार्म्स इल्ड होना चाहिए। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन सा है, तो सर नंबर 1 पे कौन सा है, देखो नंबर 1 पे गुजरात है, नंबर 2 पे महाराष्ट्र है, नंबर 3 तेलंगाना है, नंबर 4 राजस्थान है, नंबर 5 आंध्र प्रदेश है। ठीक है, अब बीटी कॉटन, ये देखो ये एग्जाम में ये टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, बीटी कॉटन इंट्रोड्यूस्ड इन 2002 में इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, फर्स्ट जीएम क्रॉप इन इंडिया बीटी कॉटन, रेसिस्टेंट टू बोलो वार्म्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं मखाना। मखाना बहुत फेमस है, अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो आपको पता है कि जीआई टैग मिला हुआ मिथिला का। मिथिला का जो आपका है ना, देखो जो, चलिए इसके बाद बात करते हैं। इट इज़ मेनली ग्रोन इन बिहार, मिथिला रीजन में सबसे ज़्यादा ये मखाना का उपयोग होता है। ठीक है, और इस बार का जो बजट में बोला भी गया है कि मखाना, आपको मैं बताया भी था कि मखाना बोर्ड है जो बिहार में एस्टैब्लिश किया जा रहा है। ठीक है, इसके कल्टीवेशन के लिए क्या चाहिए, क्या है सर, एक वाटर क्रॉप है। ठीक है, ये वाटर क्रॉप है, कल्टीवेटेड इन स्टैग्नेंट वेटलैंड पॉन्ड्स एंड लेक्स, जहाँ पे जैसे तालाब हो गया, छोटा झील हो गया, जहाँ पे पानी हो वहाँ पे क्या करता है सर, वहीं पे इसका उगाया जाता है। न्यूट्रिशनल बेनिफिट क्या है, तो हाई इन प्रोटीन, इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, लो इन कोलेस्ट्रॉल भी बहुत कम पाया जाता है, और इसमें सोडियम भी पाया जाता है। अगर इसके मैं जीआई टैग की बात करूँ, जीआई बोले तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जीआई टैग मिथिला मखाना को मिला है, कब मिला है, तो 2022 में मिला है। ठीक है, ये बीपीएससी का जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही बेहतरीन सेशन है कि क्वेश्चन आ सकता है कि जीआई टैग जो मिला था मिथिला मखाना को कब मिला था, तो सर वो 2022 में मिला था। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट की बात करूँ तो नंबर 1 पे अपना बिहार है, फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल है, फिर लास्ट में आपका आसाम है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं एच वाई सील्ड की बात करते हैं। ठीक है, हाई एल्डिंग वैरायटी सीड की बात करते हैं। लोगों को लगता होगा कि एच वाई सीड और जीएम क्रॉप दोनों सेम है, तो बिल्कुल नहीं सर, सेम बिल्कुल नहीं है। ठीक है, क्यों, एच वाई बी आर हाइब्राइज्ड, क्या है कि हाइब्राइज्ड है। ठीक है, बल्कि जीएम क्रॉप जो है जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप है सर। ठीक है, एच वाई प्लेड ए की रोल इन ग्रीन रेवोल्यूशन, जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया था तो एच वाई प्लेड ए क्रूशियल रोल, बहुत ही अहम योगदान निभाया था एच वाई सीड। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन में, बल्कि जीएम क्रॉप नहीं निभाया था। ठीक है, इंडिया हैज अप्रूव्ड ओनली 1 जीएम क्रॉप फॉर कमर्शियल यूज, दैट इज कॉल्ड बीटी कॉटन। जिसको कि इंडिया अप्रूव किया है वो है आपका जीएम क्रॉप है, वो है आपका बीटी कॉटन। जीएम क्रॉप्स फेस रेगुलेटरी चैलेंजेस वेयर एज एच वाई आर वाइडली एक्सेप्टेड। ठीक है, ये क्या है, बहुत सारा इसमें रेगुलेशन लग जाता है जीएम क्रॉप पे, बट एच वाई सीड है जो हर जगह इसको एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है, जीएम क्रॉप्स इन्वॉल्व जीन ट्रांसफर, जीन क्रॉप्स में क्या होता है, जीन का ट्रांसफर करते हैं यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी, जिसको कि जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं, विच इज नॉट द केस विथ एच वाई बी में ऐसा कुछ है नहीं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग लगता है, बट जीएम क्रॉप में क्या होता है, उसमें जीन का ट्रांसफर करके बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू इसको बनाया जाता है। ठीक है, चलिए ठीक है, हमें लगता है यहाँ तक आपको क्लियर है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि बहुत बेहतरीन चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ अभी इसमें। ठीक है, तो एक बार आप पूरा वीडियो को अच्छे से देखना, और ये एग्जाम ओरिएंटेड है, फालतू चीज़ें मैं बिल्कुल इसमें आपको नहीं बताने वाला है, वही चीज़ें बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम में आने वाला। ठीक है, अब हम बात करते हैं टूरिज्म से रिलेटेड। ठीक है, टूरिज्म फॉर एम्प्लॉयमेंट लेट ग्रोथ क्या है, न्यू इनिशिएटिव क्या है बजट 2025-26 में, कि 50 टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन टू बी डेवलप्ड, 50 टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप किया जाएगा। ठीक है, स्ट्रीमलाइन ई वीज़ा फॉर इजी ग्लोबल टूरिस्ट एक्सेस, मतलब अगर मान के चलो कोई दूसरे कंट्री वाला इंडिया आ गया तो उसको इलेक्ट्रॉनिक ई वीज़ा तुरंत वहाँ पे दिया जा सकता है। ठीक है, और इससे क्या होगा, तो 9% जीडीपी में सहयोग करेगा, और 8% ऑफ एम्प्लॉयमेंट देगा। जैसे आप देखो, जैसे राम मंदिर बना है, तो राम मंदिर को देखने के लिए देखते हो, जैसे अभी महाकुंभ इतना बढ़िया भव्य तरीके से लगाया जा रहा है, तो सोचो करोड़ों करोड़, 10 करोड़, अभी तक हम नहीं तो 50 करोड़ लोग आके चले गए होंगे, सोच के देखो। फिर राम मंदिर में नहीं तो अभी तो 3 से 4 करोड़ लोग वहाँ पे गए होंगे श्रद्धालु। तो जो लोग इतना आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो सोचो कितना वहाँ का टूरिज्म बढ़ गया होगा, है ना। नेक्स्ट है इंडिया रैंक्ड 6th ग्लोबली इन ट्रेवल एंड टूरिज्म। अभी जो इंडिया जो है ट्रेवल एंड टूरिज्म में आपका कितना पोजीशन पे है सर, तो वर्ल्ड वाइड ट्रेवल टूरिज्म में कंपेटिटिव डब्ल्यूएफ में आपका इंडिया का 6th रैंक है। टूरिज्म में इंडिया का कितना रैंक है सर, तो आपका 6th रैंक है पूरे वर्ल्ड में। मेजर गवर्नमेंट इनिशिएटिव जो लिया गया है उसमें
प्रसाद स्कीम किसके लिए है? पिलग्रिमेज रेजुमिनेशन एंड स्पिरिचुअल टूरिज्म के लिए है। फिर आपका स्वदेश दर्शन स्कीम 2.0, स्वदेश दर्शन स्कीम भी चलाया जा रहा है। देखो ये सब इनिशिएटिव, इसको आप चाहे तो राइट डाउन कर लेना, याद कर लेना। अभी नया जो इनिशिएटिव है आपका देखो अपना देश, डोमेस्टिक टूरिज्म प्रमोशन, ठीक है। देखो अपना देश में क्या है कि आप इंडिया के ही लोग इंडिया में कई एक जगहों पे जाके अलग, जैसे केदारनाथ हो गया, राम मंदिर हो गया, रामेश्वरम हो गया, आपका वैष्णो देवी माता का मंदिर हो गया, तो ये सब सारा देखो अपना देश के तहत अब डोमेस्टिक टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जल जीवन मिशन। ये क्या है सर? तो जल जीवन मिशन रूरल वाटर सप्लाई इनिशिएटिव, हर घर जल के तहत इसको लाया गया है, जल जीवन मिशन। इसमें क्या है कि 100% कवरेज एक्सटेंडेड टिल 2028, बजट 2025-26 में अपडेट क्या किया गया है कि 2028 तक 100% हर घर में क्या होना चाहिए, हर घर जल होना चाहिए, ठीक है। फोकस ऑन ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट प्लस IoT मॉनिटरिंग, जो ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट पे भी इसको फोकस किया जा रहा है, ठीक है। पार्ट ऑफ SDG 6, ये SDG 6 का एक पार्ट है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन के लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं एसेट मोनेटाइजेशन। एसेट मोनेटाइजेशन क्या है सर? तो कन्वर्टिंग गवर्नमेंट एसेट्स जैसे रोड हो गया, रेलवे हो गया, एयरपोर्ट हो गया, इनटू रेवेन्यू जनरेटिंग अपॉर्चुनिटी। जैसे कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे पुराना कोई रोड है जो सर ब्रोकन है, टूटा फूटा है, एयरपोर्ट है जो पुराना हो गया, उस पर पुराना एयरपोर्ट पड़ा हुआ है, या फिर रेलवे है कहीं पे ट्रैक बिछा हुआ लेकिन वहाँ पर रेलवे आजकल नहीं चल रहा है, तो जो पुराना ऐसा एसेट जिससे कि इंडियन गवर्नमेंट को कोई रेवेन्यू नहीं मिल पा रहा था, उन सभी एसेट्स को क्या करेगा सर, उसको रेवेन्यू जनरेटिंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे बनाया जाएगा। जैसे आप देखो जो उड़ान मिशन के तहत क्या है कि जैसे कहीं कहीं पे रनवे डैमेज हो चुका है, तो उन सभी रनवे को क्या किया जा रहा है, रेनोवेट किया जा रहा है, फिर से उसको बनाया जा रहा है, ठीक है। बनाने के बाद उस पर नई नई एयरपोर्टें बनाई जा रही है, ठीक है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव में क्या है, तो एसेट मोनेटाइजेशन प्लान 2025 में क्या है, इसमें 25 से 30 में क्या है बजट, 10 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी 10 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर री इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर किया जाए, मतलब 10 लाख करोड़ री इन्वेस्ट किया जाएगा। जैसे रोड जो टूटा फूटा है उसको बनाने में, रेलवे जो कि पुराना हो रखा है या रेलवे ट्रैक जो पुराना हो रखा है उस पर गाड़ियाँ नहीं चल रही उसको सही किया जाएगा, पुराना एयरपोर्ट जो डैमेज हो चुका है उसको सही करके फिर से वहाँ पे वायु यातायात शुरू की जाएगी, ठीक है। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन NMP, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन लॉन्च्ड इन 2021 फॉर करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट, वैसा एसेट जिसका वैल्यू करोड़ से ऊपर है, तो इसको लॉन्च किया गया था NMP को इन 2021 में। तो ये था आपका सर पूरा आज का केंद्रीय बजट, ठीक है। और ये मैं आपको पूरा समरी कराया हूँ, ये नहीं कि मैं पूरा एक एक चीज़ आपको बता दिया, पहली बात बता दे रहा हूँ। और बाकी डिटेल जो है आपको मैं PDF दे दूंगा, उस PDF में आपको मिल जाएगा, तो जाकर उस PDF को आप देख लेना। अगर आपको वीडियो बेनिफिशियल लगा होगा तो हमें आशा है कि आप एक प्यारा सा लाइक और कमेंट जरूर छोड़ेंगे हमारे कमेंट बॉक्स में। चलिए हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप साइनिंग ऑफ, जय हिंद।